डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, मुझ डॉक्टर राजेश तिवारी का नमस्कार। स्टूडेंट्स, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दूं कि मैं लास्ट 25 ईयर से डिफरेंट एग्जाम्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता रहा हूं और मैं आईआईटी और नीट के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता रहा हूं, अभी पढ़ाता हूं। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मोर देन 105 बैचेज हमने पढ़ाए हैं और आईआईटी नीट में तो क्या काउंटिंग किया जाए। स्टूडेंट्स, मैं एक बात समझ पाता हूं जो शायद आप लोग भी इससे एग्री करेंगे कि साइंस पर बुक्स की कोई कमी नहीं है, मैटर की कोई कमी नहीं है, पढ़ाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसा कहना उचित नहीं रहेगा कि पढ़ाने वालों की कमी है, ढेर सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जो समझ पाता हूं कि अगर विषय को समझ लिया जाए, आप जानते हैं साइंस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, विषय को अगर समझ लिया जाए तो हमें लगता है कि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है और इंटरेस्टिंग चीजें लंबे समय तक याद रखती हैं। आप जानते हैं, तो आप जानते हैं कि हम तमाम बुक्स हम देखते हैं, हमारा प्रोफेशन यही है। बुक्स में मैटर तो खूब भरा हुआ है, याद करने के लिए मैटर ढेर सारा है और ये भी हो सकता है कि उन बुक्स से आपको क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाए जो एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन खाली फैक्ट से भरी गई बुक को क्या याद किया जा सकता है या क्या उतना आसानी से याद किया जा सकता है? तो मेरा अनुभव कहता है और मेरा ये मानना है कि अगर उसको ढंग से समझ के तब उस फैक्ट को पढ़ा जाए, याद किया जाए, तो शायद वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो अब तक मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता रहा हूं, अब मैंने अपना छोटा सा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मेरा प्रयास यही है कि जो डिफरेंट जो स्ट्रीम्स के लोग हैं, कोई इसमें कॉमर्स का है, कोई साइंस का विद्यार्थी भी हो, स्टूडेंट होगा, कोई आर्ट्स का होगा, कोई एग्रीकल्चर का होगा, किसी भी डिसिप्लिन का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस का हो चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड का हो, अगर वो किसी ऐसे कंपटीशन की तैयारी करता है जिसमें जनरल स्टडीज में जनरल साइंस अगर आता हो, तो मैं साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कराने के लिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल का नाम है श्री साइंस एकेडमी। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं हूं डॉक्टर राजेश तिवारी और लास्ट 25 ईयर से डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स को पढ़ाता रहा हूं। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूं। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए मेरा जो अपना अनुभव है, मैंने जो अब तक सीखा है, जाना है, उसके हिसाब से उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फैक्ट पे मैं पहले बहुत नहीं जाऊंगा, फैक्ट से पूरी दुनिया भरी है, आप जानते हैं, तमाम बुक्स हैं, सब फैक्ट ही फैक्ट भरा है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है समझाने का प्रयास मैं करूंगा और इसी कड़ी में आज मैं अपना एक पहला छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। शायद आपके काम आ जाए। अगर आपके काम आएगा, अगर आपके काम का अगर होगा, तो आप इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मित्रों के बीच रिकमेंड कर दीजिएगा और अगर आपको लगता नहीं बिल्कुल बेकार है, बकवास है, तब फिर मत करिएगा। ठीक? तो मैं लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान की थोड़ी सी बात आपसे करूंगा और मेरे हिसाब से सबसे पहले जीव विज्ञान में आपको कोशिका के बारे में, सेल के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो एक सेल के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है, जो सिद्धांत होता है, जो समझने की चीज होती है, थोड़ा उस पर हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेल के बारे में। सेल यानी कोशिका। अब देखिए, अब हिंदी में बोलूंगा लेकिन लिखने वाला काम मुख्य रूप से मैं प्रारंभ में अंग्रेजी में ही करूंगा, इंग्लिश में ही करूंगा। और आप सब लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं और आपके एग्जाम्स में इंग्लिश आती ही आती है, तो आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं। तो सेल यानी कोशिका। अब देखिए इस पे, अब देखिए इसमें, इस पे तो खूब मैटर भरा पड़ा हुआ है कि सेल की खोज किसने किया था, सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, वो तो कोई भी रट लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जिस चीज की बात आपसे करने वाले हैं वो, आप जब कोई सेल का चैप्टर खोल के पढ़ेंगे किसी किताब से, तो टर्म बार बार आते हैं और आप लोग बार बार उसको याद करते हैं। मैं प्रयास करूंगा उनको समझा जाए, क्योंकि हमने उन सारी बुक्स को पढ़ी है, उन्हें बहुत ढंग से समझाया नहीं गया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि कॉन्सेप्ट को समझा जाए, उसमें आपका टाइम लगाया जाए ताकि हम विषय को इंटरेस्टिंग बना सकें और
इजिली हम इन चीज़ों को समझ के अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट की बातें। अब देखिए सेल के बारे में सब लोग कहते हैं कि सेल जो होती है वो क्या होती है, आप कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी कि जीवन की जो होती है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो हर जगह लिखा है। देखिए मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ, मैं बात ये करने वाला हूँ ये सेल होती है, हम इसमें आपसे सेल के कुछ कंपार्टमेंट होते हैं जो जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बार बार आएंगे। पहले मैं उन कंपार्टमेंट की आपसे बात कर लूँ। देखिए सेल में क्या होता है, मान लीजिए अगर ये एनिमल को छोड़ के दूसरे किसी की सेल हो, चाहे वो प्लांट की सेल हो, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे फंगल सेल हो, कोई सेल हो, तो इसमें आप जानते हैं एक सेल वाल होती है, ये कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल होती है, सेल वाल होती है। याद रखिएगा कि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, तो ये एब्सेंट इन एनिमल सेल, अनुपस्थित होती है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है, बाकी सब में होती है। अब देखिए सेल वाल के नीचे एक पतली सी झिल्ली होती है, उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, या आप लोग कोशिका कला भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पर एक, हालांकि दोनों आपस में सटे होते हैं लेकिन हम दिखाने के लिए थोड़ा सा हम अलग थोड़ा सा गैप डाल के दिखा रहे हैं। ये जो है ये कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली। तो ये जो येलो कलर हमने बना दिया ये है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं हम लोग, है ना। कोशिका कला भी आप लोग कहते हैं, तो इसका एक और नाम सेल मेम्ब्रेन भी है। इसका एक और नाम जो है सेल मेम्ब्रेन भी है। अच्छा अब आप जानते हैं इसमें एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस को आप लोग कहते हैं। तो न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो थोड़ा उसकी बात हम बाद में करेंगे। बस सिंपली मैं एक न्यूक्लियस यहाँ पर बना ले रहा हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर आप जानते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, लिक्विड भरा होता है, सारी बात आपसे हम बाद में करेंगे। प्रेजेंट टाइम में अभी इसको मैं न्यूक्लियस लिख ले रहा हूँ। ये नाभिक या केंद्रक है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब देखिए मैं जिस की बात आपसे करने वाला हूं वो एक शब्द है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, एक शब्द होता है जीव द्रव्य, है ना, प्रोटोप्लाज्म, और एक होता है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तीन शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग हालांकि पहले जानते भी होंगे। पहले मैं आपको शब्द बताने जा रहा हूं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, हिंदी में इसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। दूसरा जो शब्द होगा वो होगा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। और तीसरा एक शब्द जिसकी बात आपसे हम करने वाले हैं वो है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आज मैं आपको बोल के ज्यादा सुनाऊंगा, लिखूंगा कम, लेकिन आगे के वीडियो में प्रयास करूंगा कि लिख के भी मैटर आपको दिया जाए। देखिए होता असल में है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के बाहर ध्यान दीजिए, इस न्यूक्लियस के बाहर यहां पर एक द्रव भरा है, एक लिक्विड भरा है, और इस लिक्विड में याद रखिएगा कि सेल द्वारा संपादित किए जाने वाले जो विभिन्न कार्य हैं, जैसे हिंदी में बात करें, अगर मान लीजिए अगर प्लांट सेल है तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। ऐसे मानिए कहा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है। ऐसे गाल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ढेर सारे कोशिकांग होते हैं, आप जानते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो ये लिक्विड भरा है ये लिक्विड होता है, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं हिंदी में कोशिकांग कहते हैं। तो मान लीजिए थोड़ा सा कोशिकांग को अभी मैं खाली बस सिंपली एक सर्किल से दिखा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, बाकी हम उन सारे कोशिकांगों को हम अलग से देखेंगे। तो मान लीजिए हम अलग अलग यहाँ पे खाली सर्किल बना बना के छोड़ दे रहे हैं। एक इसके लिए ये सब कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं आगे देखा जाएगा,
जैसे क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम तमाम होते हैं। तो इन सर्किल्स को आप वही मान लीजिएगा। हालांकि ये सर्कुलर ऐसे नहीं होते हैं, उनकी संरचना अपनी होती है और संरचना में उनको आगे हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में हमने जो सर्किल बना के छोड़ दिया है, इनको आप क्या मानेंगे, कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स मानेंगे। तो इनको चलिए मैं लिख दे रहा हूं सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं या कोशिकांग आप कह लीजिए, ये कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है। तो अब जरा इसको मैंने ये डॉटेड मैंने व्हाइट कलर से दिखाया है। तो जब जो लिक्विड भरा है, लिक्विड और एक कोशिकांग, ये दोनों मिलकर कहलाते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है ना। तो न्यूक्लियस के ध्यान बाहर का, न्यूक्लियस के बाहर का ये जो यहाँ पे तरल पदार्थ जो भरा हुआ है, जिसके अंदर तरल पदार्थ और साथ में कोशिकांग भी होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट करूं कि न्यूक्लियस के बाहर, ये जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, इसके बाहर जो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है और उसके अंदर जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए तमाम जो कोशिकांग होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, रेस्पिरेशन के लिए आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आप जानते हैं कि राइबोसोम होता है, गाल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिनको हमने ऐसे खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने सर्किल बना के छोड़ दिया है। तो इन सबको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, यही है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक, हम क्या समझे कि न्यूक्लियस के बाहर नाभिक है, साइटोप्लाज्म में नाभिक नहीं होता है, इसको छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियस के बाहर जो तमाम यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स हैं और जो यहाँ पर लिक्विड भरा है, ये सब मिलकर कहलाता है साइटोप्लाज्म। अभी हम साइड में थोड़ा लिख भी देंगे। ये हो गया हमारा। अब आपने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर का जो है ये सब कहलाता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें क्या है, ये लिक्विड है। असल में उस लिक्विड को कहा जाता है साइटोसॉल। तो उस लिक्विड को कहते हैं हम साइटोसॉल। और ये कोशिकांग हमारे हो गए, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। तो सेल ऑर्गेनेल और ये लिक्विड को मिला के हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। आगे भी हम लिख के बताएंगे आगे। अब देखिए, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसी में इस न्यूक्लियस को भी शामिल कर दीजिए। ये बाहर वाला पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इसी में से न्यूक्लियस को भी शामिल कर दीजिए। तो ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस मिलकर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो ये बाहर वाला साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला क्या क्या हम बोलेंगे, हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं, है ना। तो ये बाहर वाला साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस दोनों मिलकर बनाएगा प्रोटोप्लाज्म। ठीक, मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छा, इसी प्रोटोप्लाज्म को ही हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीवन का भौतिक आधार या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, ठीक है ना। तो इसी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा गया था। ठीक, तो मेरी बात समझ गए होंगे। ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस दोनों मिलकर कहलाता है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहलाता है। अच्छा, एक बात और, इस न्यूक्लियस के अंदर ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, इस लिक्विड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपका होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो मैंने 3 टर्म आपको बताया अभी। एक क्या बताया, साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, इस न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड भरा है और जो विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए जो कोशिकांग होते हैं, तो लिक्विड और एक कोशिकांग मिलकर कहलाता है साइटोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस के बाहर का जो पदार्थ है कहलाता है साइटोप्लाज्म। अगला शब्द है प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस दोनों मिलकर कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। ये जीव द्रव्य आपका हो गया। और तीसरा शब्द है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब मैं छोटे छोटे में इसको मैं लिख के आपको बता रहा हूं। देखिए, पहला शब्द क्या था, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ये था कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसी को अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। मैंने बात आपको समझा दिया है, आपको वो बात समझ में आ गई होगी। ये क्या होता है, समझिएगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ का। तो मैं प्रयास ये करता हूं कि मिक्स्ड लैंग्वेज में
जैसे मिक्स लैंग्वेज में हम आपसे बात कर रहे हैं उस तरह से मिक्स लैंग्वेज में मैं लिख भी दे रहा हूँ। असल में देखिए है क्या कि थोड़ा सा अगर हम पूर्वाग्रहों से हट के बात करें तो अगर साइंस को रियल में समझना है तो हमें इंग्लिश थोड़ा बहुत हमको यूज करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश से हम बिल्कुल ही अगर तौबा कर देंगे तो फिर जो आपका साइंस है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा और हमको लगता है बड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। तो समझने के लिए थोड़े से हम साइंस इंग्लिश के शब्दों का उपयोग हम करेंगे। असल में शब्द इंग्लिश के नहीं हैं, वो साइंस के शब्द हैं। और आप जानते हैं साइंस की जो भाषा होती है वो इंग्लिश नहीं होती है, और तो कौन सी होती है आपने ग्रीक भाषा होती है। तो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं एक इंग्लिश के अक्षरों में लिखे गए होते हैं। तो ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर उपस्थित क्या होता है, द्रव प्लस कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग। तो न्यूक्लियस के बाहर उपस्थित जो द्रव है, इस द्रव को इनफैक्ट हम मैट्रिक्स कह सकते हैं, द्रव और ये सेल ऑर्गेनेल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोशिका द्रव्य बनाते हैं। मैंने फिगर में समझाया था, आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए न्यूक्लियस के बाहर मतलब इसमें न्यूक्लियस शामिल नहीं, ध्यान दीजिएगा, यानी कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियस शामिल नहीं होता। लिखा है न्यूक्लियस के बाहर उपस्थित द्रव और सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग, ये मिलकर आप बनाता है आपका कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। ये आपका आई थिंक मैंने फिगर पहले समझा दिया था और कंटेंट मैंने स्टार्ट में दे दिया। दूसरी चीज हमने क्या ली थी, हम लिखे थे जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में अगर आप जाते हैं, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, हमने फिगर आपको समझाया था। जीव द्रव्य को हम अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और इसी को जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। यही जीवन का भौतिक आधार यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यही जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। मतलब कि जिस संरचना में, जिस कोशिका में जीव द्रव्य है वो जीवित है, सजीव है, और जीव द्रव्य अगर सूख गया तो समझ आइए वो निर्जीव हो जाती है, इसका यही मतलब होता है। अब देखिए क्या चीज होता है, याद रखिएगा, ये कोशिका द्रव्य अब प्लस न्यूक्लियस, ये नाभिक, दोनों मिलकर कहलाता है जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य आप समझे गए हैं, तो कोशिका द्रव्य और प्लस ये न्यूक्लियस दोनों मिलकर कहलाता है जीव द्रव्य, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या शामिल आप करेंगे, आप इसके करेंगे, आप यहाँ समझिएगा इसमें शामिल क्या है, इसके अंदर है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और प्लस ये न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस, ये दोनों मिलकर कहलाता है जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य और ये न्यूक्लियस दोनों मिलकर कहलाता है जीव द्रव्य। ठीक, आई होप कि जीव द्रव्य आप समझ गए होंगे। तो कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में क्या अंतर हुआ, ध्यान दीजिए, कोशिका द्रव्य में क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियस शामिल नहीं है, नाभिक शामिल नहीं है, और जीव द्रव्य में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस शामिल है। ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। ठीक, एक वर्ड मैंने आपको और बताया था, वो कौन सा था, न्यूक्लियोप्लाज्म। एक था आपका वर्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये आपको हम दिखाते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या चीज है। इसको हिंदी में केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। एक बात आप लोग समझ लें, भले ही आप नॉन साइंटिफिक ग्राउंड के हों, भले ही आप आर्ट साइड के हों, लेकिन एक बात मैं कह दूं कि आप सभी लोग हाई स्कूल तक तो साइंस पढ़े होंगे ना, मानता हूं कि चलो भूल गया होगा, तो बस अगर साइंस तक, अगर हाई स्कूल तक की बात को ढंग से समझ लिया जाए, आर्ट्स वालों के लिए मैं बात करता हूं, कॉमर्स वालों के लिए मैं बात करता हूं, साइंस वाले तो भाई बड़े विद्वान होते हैं, उनकी बात छोड़िए, वो तो सब जानते हैं, तो आपका साइंस बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा माइंडसेट बदलिए अपना, प्रयास करिए चीजें आपके समझ में आए, चीजों को समझ के तब किसी भी बुक को पढ़ेंगे
जहां पर ढेर सारे फैक्ट भरे हुए हैं, तब फिर आपको लगेगा कि वो बुक आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। उस बुक के कंटेंट को याद करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। साइंस बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। अजीव विज्ञान तो बहुत ही अधिक है। बस बेसिक पे कमांड करिए, विषय को समझने की कोशिश करिए, और आगे चल करके, अभी तो आज हमने कार्यक्रम शुरू किया है, अब कैसा आप लोगों को लगेगा देखा जाएगा, आप लोगों के कमेंट के आधार पर देखा जाएगा। भविष्य में अगर आप लोगों को मेरा प्रोग्राम, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो हम, आप लोग कहेंगे तो हम एक लाइव सेशन भी ले लेंगे, जहां पर आपके लाइव कमेंट लेकर के और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो केंद्रक द्रव्य क्या क्या होता है, तभी मैंने बताया था आपको कि केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, उसी का नाम है केंद्रक द्रव्य, है ना। तो क्या होता है, लिक्विड यानी द्रव, यानी कि लिक्विड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मतलब हिंदी में कहें तो केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना। आई थिंक कि ये शब्द आपके समझ में आ गया होगा कि कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म क्या होता है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रयास आप एक करें कि फिगर पर ज्यादा फोकस किया करें, विषय वस्तु को समझने की कोशिश करें। भाई शब्द तो याद करने ही पड़ेंगे, शब्द को याद करिए लेकिन विषय को समझिए। ठीक है ना। इसके बाद मैं 2 शब्द और ले रहा हूं, उसमें से एक शब्द रहेगा, जब आप कोशिका पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये कोशिका प्रोकैरियोटिक है, या हिंदी में कहते हैं पूर्व केंद्र की है, और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक, मतलब कि सुकेंद्र की। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये 2 शब्द अंग्रेजी के नहीं है, ध्यान दीजिए, इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये सब ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। आप जानते हैं साइंस की लैंग्वेज इंग्लिश होती ही नहीं, वो तो पढ़ने का एक माध्यम होता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। वास्तव में साइंस की जो टर्म्स होते हैं वो सब तो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। इंग्लिश में चाहे हिंदी में हम शब्दों को लिखते भर रहे हैं, बाकी साइंस की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, आप जानते हैं। ठीक, तो मैं 2 शब्द आप यहाँ और ले रहा हूँ। एक यहाँ पे जो सेल है, तो सेल को पढ़ते समय आप ऐसे कहते हैं, सेल यानी कोशिका कहते हैं 2 प्रकार की होती है। इनफैक्ट जब आप प्योर साइंस के कंपटीशन की बात करेंगे तो वहां तो इनफैक्ट हम 3 प्रकार की बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और एक मीजोकैरियोटिक, 3 प्रकार की होती है। लेकिन प्रमुख रूप से मैं अभी आपसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी वो 3 प्रकार की होती है। देखिए आगे चल के जब मेरे आप यूट्यूब से कभी आप जुड़ेंगे देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत हाई फाई वीडियो दिखाया जाता है। मैं CSIR भी मैं पढ़ाता हूँ। CSIR आप जानते हैं, जैसे आर्ट्स में UGC होता है वैसे साइंस में CSIR होता है, और उसके लिए आप जानते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन MSc होती है। तो मैं उस क्लास को पढ़ाता हूँ, TGT PhD पढ़ाता हूँ, IIT नीट पढ़ाता हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत हाई फाई हैं, उनको देखा जाता है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है। ठीक, उसका अनुभव है हमारे पास, और मेरा प्रयास है, मैं यही देख पाया हूँ कि आजकल जो साइंस की जो बुक्स मार्केट में हैं उनमें फैक्ट भरा हुआ है। अरे भाई आप क्लेम करते हैं कि हमारी किताब से सारे क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन आपकी किताब में क्वेश्चन का आंसर तो लिखा है, लेकिन क्या उस आंसर को याद करना इतना आसान है। अब किसी बुक का मैं नाम नहीं लूंगा, फैक्ट तो भरे हुए हैं। समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा मेरा प्रयास। चलिए बात आपसे करें कि कोशिका जो होती है, यहां पर हम 2 प्रकार की लेंगे। एक को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक, इसको आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, इसको हिंदी में पूर्व केंद्र की कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा पूर्व केंद्र की मत याद करिए, प्रोकैरियोटिक याद करिए। लिखने के लिए चाहे हिंदी में लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बीच में एक मीजोकैरियोटिक भी होती है, हालांकि उस मीजोकैरियोटिक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जान ले तो अच्छा ही है। तो यहां पर 3 प्रकार की कह लीजिए कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है ना। अब इन 3 प्रकार की कोशिकाओं के क्या लक्षण हैं, क्या इनमें समानता और अंतर होता है, वो मैं बताने का प्रयास या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शुरुआत में लूंगा, हालांकि आप जानते हैं सबसे प्राचीन कोशिका तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ही होती है। तो चलिए यहीं शुरू कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही। तो बस थोड़े समय में मैं इसको बताने का प्रयास करता हूं। पहले मैं लेता हूं प्रोकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है असल में ये दो शब्दों के मिलने से बना है, एक है प्रो, दूसरा है कैरियान। मतलब ये दो शब्द से मिलकर बना है प्रो और प्लस कैरियान। वही मैं कहूं ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ये हिंदी अंग्रेजी का मैटर नहीं है। प्रो का मतलब देखिए वास्तव में क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्राचीन, प्रिमिटिव, प्राचीन, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। मेरी बात आप सुनेंगे तो मैं हिंदी के शब्द यूज करूंगा, भले ही लिखने में कम हिंदी लिख रहा हूं लेकिन मैं शब्द बोलता हूं हिंदी का। तो प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, हो सकता है इससे थोड़ा सा आपके इंग्लिश के वर्ड याद करने में भी सहूलियत, आप मतलब थोड़ा हेल्प मिल जाए। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, और यहाँ पर प्राचीन का मतलब वास्तव में समय से नहीं है। प्रिमिटिव हम किसको कहेंगे, प्राचीन किसको कहेंगे, विज्ञान के नजरिए से उसका मतलब कुछ और होता है। क्या होता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ आपको। और जो कैरियान शब्द है ये लिया गया है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब नाभिक, न्यूक्लियस। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी सेल, ऐसी कोशिका, असल में जो कोशिका को जो हम क्लासिफाई किए हैं तीन प्रकार में, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वास्तव में वो कैरियोटिक कैरियान शब्द से लिया गया है, और कैरियान का मतलब न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन अथवा संगठन के आधार पर ही कोशिकाओं को इन तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। तो फोकस किस पे रहेगा, न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन अथवा संगठन के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द भी है, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियान मतलब न्यूक्लियस या केंद्रक आप कहते हैं। तो अब जरा देखिए इस प्रिमिटिव केंद्रक का मतलब क्या है। प्रिमिटिव, प्राचीन का मतलब साइंस से मत लगाइएगा, यहाँ पे वास्तव में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है, नाभिकीय संगठन होता है। अब देखना है कि किस प्रकार के नाभिकीय संगठन को आप प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहेंगे, और किस प्रकार के नाभिकीय संगठन को आप एडवांस अथवा यूकैरियोटिक कहेंगे। तो पहले मैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस या प्रोकैरियन की बात आपसे कर लूं। देखिए होता असल में है, मान लीजिए मैं कहूं असल में ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल याद कर लीजिए, बैक्टीरिया जो जीवाणु की कोशिका होती है, और जो नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी कोशिका होती है वो इसका एग्जाम्पल होती है। तो एग्जाम्पल तो खैर आप याद ही कर लीजिएगा, एग्जाम्पल में क्या याद रखेंगे आप लोग, बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, और दूसरा याद करिएगा नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। पहला बैक्टीरिया हो गया, दूसरा आपका हो गया नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको कहते हैं नील हरित शैवाल। मैंने बोल दिया हिंदी में, लिखा है अंग्रेजी में, ये इसके उदाहरण होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि यहां पर ये कोशिका भित्ति होती है, मान लीजिए सेल वॉल हो गई, होगी ही, ये सेल वॉल हो गई, और सेल वॉल के नीचे आप जानते हैं कि जीव यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ही होगी। यहां पर याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी जीवधारियों में पाए जाते हैं, प्लांट एनिमल सभी में होती है प्लाज्मा झिल्ली, जिसको मैंने पीले रंग से दिखाए प्लाज्मा झिल्ली है, ये तो सभी में ही होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। देखिए भाई जिनको थोड़ा सा इंग्लिश को लेके मान लीजिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, हालांकि किसी को होगी नहीं, आप सब लोग के कंपटीशन में इंग्लिश भी आती है, तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं। अगर होगा भी तो मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको रिमाइंड कर दूं, मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, लिखने को मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ, आगे चल के उसको भी लिखे हिंदी में लिखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली असल में है क्या कि थोड़ा सा हम लोग को जो सब्जेक्ट पढ़ाते रहे हैं इंग्लिश में लिखने की आदत है, तो हम आगे से हिंदी में लिखेंगे, लेकिन अभी तो भाई इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, आगे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली होती है। अब देखिए जैसा हमने आपसे क्या कहा कि प्रोकैरियोटिक में शब्द क्या है, प्रो और कैरियान यानी प्राचीन न्यूक्लियस। अब देखिए किस न्यूक्लियस को हम प्राचीन न्यूक्लियस कहेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। ऐसा न्यूक्लियस, ध्यान दीजिएगा, जिसमें न्यूक्लियस के नाम पर सिर्फ एक डीएनए का छल्ला या सर्किल पाया जाता है और कुछ न पाया जाए। ध्यान दीजिए, कोई अलग से क्रोमोसोम नहीं होता। न्यूक्लियस मतलब क्या, या प्रोकैरियन मतलब क्या, जहां पे न्यूक्लियस के नाम पे खाली एक डीएनए का छल्ला होता हो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियन, या उसको हम लोग प्राचीन नाभिक या केंद्रक कहते हैं। और ऐसी कोशिकाओं को जिनमें ये
प्राचीन नाभिक या प्राचीन केंद्रक या प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उसी को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, ध्यान दिए क्या है ये, सिंपली यही क्या है, यही है प्रोकैरियन। ध्यान दीजिए यही है क्या है, यही है प्रोकैरियन। प्रोकैरियन या हिंदी में कहें इसको हम लोग प्राचीन केंद्रक, यही है, यही प्राचीन केंद्रक है। और एक्चुअली है क्या चीज, ध्यान दीजिएगा, ये बस डीएनए का एक छल्ला है और कुछ दूसरा नहीं है। ये क्या है, ये डीएनए सर्किल है, ये बस डीएनए का सर्किल है, डीएनए का छल्ला है और कुछ नहीं है ये, है ना। यानी ये जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिसका उदाहरण हमने बताया कि बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल कोशिका होती है, इनमें केंद्रक के नाम पे खाली एक डीएनए का छल्ला होता है और कुछ नहीं होता। पूरा का पूरा केंद्रक का संगठन या संरचना क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर इतनी याद रखिए, यहाँ पे और कुछ नहीं है। जब हम यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे दिखाएंगे आप वहां पर कि जहां पर हमने डीएनए का छल्ला बनाया है वहां पर वास्तव में केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, सब होता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बस डीएनए का छल्ला मात्र है और कुछ दूसरा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी कोशिका या ऐसा केंद्रक कह लीजिए जहां पे केंद्रक के नाम पे क्या है, खाली बस डीएनए का एक छल्ला है, डीएनए का एक सर्किल है। इसी डीएनए के छल्ले को ही हम कहते हैं प्रोकैरियन या हिंदी में कहते हैं प्राचीन केंद्रक। और ये वास्तव में डीएनए का छल्ला है, डीएनए का सर्किल है, और इस तरह के न्यूक्लियस का ही नाम है प्रोकैरियन। और इस तरह का न्यूक्लियस जिस कोशिका में पाया जाएगा उसे हम कहेंगे हिंदी में पूर्व केंद्रकी कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक लाइन की बात है, जहां पे न्यूक्लियस के नाम पे खाली डीएनए का एक सर्किल और कुछ दूसरा नहीं है, उसे ही हम कहते हैं प्रोकैरियन। और ये प्रोकैरियन जिस कोशिका में पाया जाएगा उसे हम कहते हैं पूर्व केंद्रकी कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक ना, अंतर और भी हैं, तो एक आध और इंपॉर्टेंट जो अंतर हैं या ऐसी कोशिकाओं की जो विशेषता होती हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, अभी हमने कहा था कि बाहर ये सब साइटोप्लाज्म होता है ना, इसको हम लोगों ने कहा था साइटोप्लाज्म। ये मान लीजिए आपका साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म में अभी हमने आपसे इसके पहले बात किया था कि विभिन्न फिजियोलॉजिकल फंक्शन, विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं। अब देखिए, उन कोशिकांगों में कुछ कोशिकांगों के बाहर जो होती है वो मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है, मतलब आप कहते हैं कि झिल्ली का आवरण होता है। तो झिल्ली के आवरण वाला कोई भी कोशिकांग यहां पर नहीं पाया जाता। एक लाइन में याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म है, जो यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में झिल्ली से घिरी हुई, झिल्ली से आवृत कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। एक लाइन की बात याद रखिएगा। अब थोड़ा सा उन कोशिकांगों के नाम आप याद कर लीजिए, आपके काम आएगा। आपने कह तो दिया कि भाई झिल्ली से आवृत कोशिकांग नहीं पाया जाता, तो कोशिकांग कौन कौन से हैं, तो उनका नाम मैं लिख दे रहा हूं। मैंने पॉइंट बता दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के इस कोशिका द्रव्य में झिल्ली से आवृत, झिल्ली से घिरी हुई कोई संरचना या कोशिकांग नहीं पाया जाता। ठीक है ना। और एक पॉइंट आप जो जीएस के पर्पज से कहें तो एक पॉइंट आप और याद कर लें कि असल में राइबोसोम जो होता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य आप जानते हैं राइबोसोम करता है। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 80S और एक होता है 70S। यहाँ पर 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। अंतर और भी है लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। लेकिन ये 3 पॉइंट आप अवश्य याद रखें कि यहाँ पे केंद्रक के नाम पे क्या है, खाली डीएनए का सर्किल है। दूसरी बात आगे में लिखने ध्यान दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखिए चीज, ठीक कितना आसान है, चीजों को समझिए जरा सा, बहुत इजी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में, अब इसको मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, मेम्ब्रेन बाउंड, मैं झिल्ली से घिरी हुई, मेम्ब्रेन बाउंड, इसी के लिए हिंदी का शब्द है कला आवृत, कला से घिरी हुई, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, एक लाइन की बात हो गई, नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, ये आपका हो गया।
अब जरा सा आपको याद क्या कर लेना है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं, ये हैं मेम्ब्रेन, मतलब पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता, तो उसका उत्तर इसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिका से यानी कला से घिरे जो संरचनाएं वो कौन कौन सी हैं, सेल ऑर्गेनेल्स यानी झिल्ली से आवृत जो कोशिकांग हैं कौन कौन है। देखिए मैं नाम लिख रहा हूं, चलिए यहां शुरू करते हैं। पहला खुद आपका है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी नाभिक या केंद्रक। दूसरा आप कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की भी झिल्ली होती है, क्लोरोप्लास्ट, PLAST, यहां पे टी रहेगा, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये अलग बात है कि क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कोशिका का किचन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। ये सब फैक्ट खूब मिल जाएगा, तो मेरा उद्देश्य ये सब बताना है भी नहीं। ये सब तो कोई किताब खोलो तो मिल जाएगा, कोई भी लेक्चर ओपन करो मिल जाएगा। मेरा प्रयास आपको जो सिद्धांत हैं, जो साइंस है वो समझाना है। बाकी तो फैक्ट मिल ही जाएंगे, कभी हम भी फैक्ट पे बात आपसे कर लेंगे, लेकिन हम मुख्य रूप से आपसे फैक्ट नहीं कॉन्सेप्ट की बात करना चाहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तीसरा। चौथा याद रखिएगा गाल्गी काय, ये सब कोशिकांगों के नाम हैं। गाल्गी बॉडी, जिसकी संरचना हम आगे आपको बताएंगे। पांचवा याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका, हम अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक। अभी तो आपको याद ही करना पड़ेगा, आगे के लेक्चर में हम आपको समझा देंगे। इसको हिंदी में आप पढ़ते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका। पूरी संरचना आगे आपको हम बताने वाले हैं। पांचवा। छठवां हम लिख ले रहे हैं दूसरे कलर में। छठवां आपका है जिसको आप कहते हैं रिक्तिका या वैक्यूल कहते हैं, या हिंदी में इसको रिक्तिका कहते हैं, ठीक है ना। और एक और है सातवां, उसको हम लाइसोसोम, लाइसोसोम। और आप सब जानते हैं इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं ना, इसको हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। चलिए लिख भी दे रहे हैं हम, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा आपको, तो फिर भी हमने लिख दिया हमने आपको। तो ये ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस यानी नाभिक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही आप पढ़े हैं ना कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं ना, कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। हालांकि ये सब बताना मेरा उद्देश्य अभी नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहता हूं। सेल है गाल्गी काय, आप इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्बी जालिका, और ये वैक्यूल या रिक्तिका हिंदी में कहते हैं, और लाइसोसोम या सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली। ठीक, याद रखिएगा ये सारे के सारे जो कोशिकांग होते हैं ये झिल्ली से आवृत यानी घिरे होते हैं। और ये आपने क्या लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं यहां पे नहीं पाए, क्या लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने लिखा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब झिल्ली से आवृत जो कोशिकांग हैं नहीं पाए जाते। यानी जो हमने यहाँ पे लिस्ट लिखी है ना, ये सब नहीं पाए जाते। ध्यान दीजिएगा, इन कोशिकांगों के नाम आपको भाई याद करना पड़ेगा। अब इनकी संरचना क्या होती है और इनका कार्य क्या होता है, यही पूरी की पूरी आप जानते हैं फिजियोलॉजी होती है। ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा, ये सब मैं फिर रिपीट करूं, नहीं पाए जाते। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो हमने 7 अंग लिखे हैं, 7 कोशिकांग यहाँ पर नहीं पाए जाते। ठीक है ना, ये नहीं पाए जाते, और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से एक और पॉइंट आप याद रखें यहाँ पर, हालांकि वो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, अलग से मैं लिख दूं इसको, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम वो यहाँ पे 70S टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। और एक बात और याद रखिएगा, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, मतलब राइबोसोम के चारों तरफ जो होती है वो कोई मेम्ब्रेन का आवरण नहीं होता, ध्यान दीजिएगा।
इसीलिए दोनों में है, ये प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में है। असल में यहाँ जो यह शब्द है ना, यह शब्द का दो फुल फॉर्म होता है। एक होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, स्वेडबर्ग। असल में विभिन्न कोशिकांगों को कोशिका से अलग करके अध्ययन करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, थोड़ा नाम याद कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए खाली। मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज, और उसको अलग करने की प्रक्रिया का नाम है सेडिमेंटेशन। तो एक सेडिमेंटेशन का पहला अक्षर यहाँ पे एस है, और ये काम जो किया था स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो स्वेडबर्ग के नाम का भी पहला अक्षर एस है, इसलिए भी एस होता है। और सेडिमेंटेशन शब्द का असल में शब्द है पूरा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, वहां से भी एस लिया गया है। इसके आगे की और कहानी हमको लगता है कि जो जनरल साइंस के लिए उतनी आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है, ध्यान दीजिएगा कि राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार का होता है, याद रखिएगा। यूकैरियोटिक में 80 एस प्रकार का होता है। और राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, इसीलिए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक। तो इतनी बात अगर आप याद रखें, हालांकि अंतर और भी होता है, पहचान इनकी और भी होती है, लेकिन अब उतना आपको बहुत एडवांस जानने की हमें नहीं लगता कोई आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं आगे हम बोलेंगे कि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर इंट्रॉन सेगमेंट नहीं होता। ये सब सुपर स्पेशल यानी प्योर साइंस टाइप का हो जाएगा, ये बात उचित नहीं होगी। या कहा जाए कि इनकी जो सेल वाल होती है उनका स्पेशल टाइप का कंपोजिशन होता है, तो ये सब हमारा ख्याल है कि आपके लिए आवश्यक नहीं है, और किसी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं पूछाते हैं। अगर आप प्योर अगर नीट का स्टडी करते, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी दे रहे होते, तो सब बातों की आवश्यकता पड़ती, आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर मैंने एक बार बोल दिया, शायद कभी आपको याद आ ही जाए, ठीक। ये हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ये मेन जानकारी रही। अब मैं यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियन को जल्दी से बता के अपनी बात को आज यहीं विराम दूंगा। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में ध्यान दीजिएगा, जो यूकैरियोटिक शब्द है, यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक जो सेल या कोशिका है, ध्यान दीजिएगा, यहां भी वही बात है कि यूकैरियोटिक शब्द में दो उपशब्द हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब वास्तविक, और कैरियोटिक बना है कैरियन से, मतलब न्यूक्लियस, कैरियन मतलब नाभिक, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब यह हुआ जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाए। अब वास्तविक केंद्रक किसे कहेंगे भाई? इसी को वास्तविक केंद्रक कहते हैं, इसी को एडवांस न्यूक्लियस कहते हैं, इसी को मॉडर्न न्यूक्लियस कहते हैं। आखिर में यूकैरियन या ट्रू न्यूक्लियस या रियल न्यूक्लियस या वास्तविक नाभिक या एडवांस न्यूक्लियस कहते किसको हैं? आप रट लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में एडवांस न्यूक्लियस होता है। अरे भाई, एडवांस न्यूक्लियस होता क्या चीज है, समझने की कोशिश करिए ना। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किसको हम यूकैरियन या ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। देखिए, आते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए कर दिया, चलिए यहां पर आपसे कर दिया, चलो यहां पर एक सेल है। अब सेल किसी की भी हो, मुझे तो यहां पर यूकैरियन दिखाना है। तो देखिए जैसा आप लोग, यूकैरियन में क्या होगा कि पहली बात याद रखिए कि यहां पर जो न्यूक्लियस होगा, जिसको हम ट्रू न्यूक्लियस या एडवांस न्यूक्लियस कहने वाले हैं, यहां क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियस में यहां पर एक सबसे बाहर यहां पे एक, हमने कहा था ना कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसको आप लोग केंद्रक कला भी हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। अगली बात क्या है कि इसके अंदर आप जानते हैं गुणसूत्र आपने पढ़ा होगा, क्रोमोसोम, है ना। वास्तव में ये धागेनुमा संरचना होती है, जिसके बारे में और आप बाद में बताएंगे। धागेनुमा संरचना होती है जिस पर जीवधारियों के लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन पाए जाते हैं। तभी मैं नाम से काम चला रहा हूं, कभी और दूसरे वीडियो में आपको हम क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में बता देंगे। यहाँ पर ऐसे धागे सदृश ऐसे यहाँ क्या होती है, यहाँ पर ऐसे संरचनाएं होती हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, और अंग्रेजी में इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। यहाँ पर मैं कह रहा हूं इनको क्रोमोसोम, जिसके बारे में हम आपसे और आगे बात करेंगे। ये क्रोमोसोम्स होते हैं। एक और बात याद रखिए, इसमें क्या होता है, इसमें गहरा रंग लेने वाली एक और
गोलाकार संरचना होती है ये, इसी को हम कहते हैं हिंदी में केंद्रिका और अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहते हैं या हिंदी में इसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। ठीक, और याद रखिए एक बात और कि इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, और जो द्रव इसके अंदर भरा हुआ है, इसको मैं डॉटेड लाइन से ग्रीन से दिखा रहा हूं यहाँ पे, यही कहलाता है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इस लिक्विड को मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियोप्लाज्म या हिंदी में कहते हैं केंद्रक द्रव्य। यही आपका है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना, केंद्रक द्रव्य है। अब मेरी बात समझिए, सबसे बाहर लाल रंग की मैंने बताया यहाँ पे क्या है, एक झिल्ली है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला कहते हैं। यहाँ देखिए गहरा रंग लेने वाला एक गोलाकार संरचना, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर धागे सदृश संरचनाएं होती हैं जिनमें हमारे गुणों के निर्धारक जीन पाए जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं हिंदी में गुणसूत्र या अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। इनके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे द्रव भरा होता है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहलाता है। अब याद रखिए मेरी बात का, इन सारे गुणों से युक्त जो केंद्रक होता है वही कहलाता है यूकैरियन, या वही कहलाता है वास्तविक केंद्रक, या वही कहलाता है एडवांस न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, इन सारे गुणों से, ध्यान, मैं फिर से रिपीट करूं कि इन सारे गुणों से युक्त जो केंद्रक है वही क्या है, वही है यूकैरियन, वही है EUKARYON, यूकैरियन, या कह लीजिए आप यही है रियल न्यूक्लियस, यही है रियल न्यूक्लियस, वास्तविक केंद्रक यही है। ठीक है ना, और ऐसा केंद्रक जिन कोशिकाओं में पाया जाता है उन्हीं को हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, या हिंदी में कहते हैं सुकेंद्रकी कोशिका। तो आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे कि वास्तविक केंद्रक या यूकैरियन या ट्रू न्यूक्लियस या रियल न्यूक्लियस या एडवांस न्यूक्लियस किसे कहते हैं। तो इन सारे गुणों से युक्त जो केंद्रक होता है वही कहलाता है यूकैरियन, और ऐसा केंद्रक जिन कोशिकाओं में पाया जाता है उन्हीं को कहलाता है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना, और याद रखिए जो प्रोकैरियोटिक नहीं है वो यूकैरियोटिक है, मतलब बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी जो बच गए वो सब के सब जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। और एक बात आप और याद रखिए यहाँ पे कि जिन सेल ऑर्गेनेल्स को हमने कहा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, जिनको हमने कहा था मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स या कला आवृत संरचना या कोशिकांग, हमने पूरा नाम लिखा भी था उसका, याद रखिए, वे सब के सब यहाँ पर पाए जाते हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिनको हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे क्या कि जो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स या कला आवृत जो कोशिकांग हैं, जिनकी लिस्ट मैं आपको बता चुका हूं, वो यहां पर पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। याद रखिए उपस्थित होते हैं। और एक बात मैं आपसे और कह दूं कि जो हमने कहा था राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। तो मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 यानी 70 S प्रकार का होता है, यहाँ पर 80 S प्रकार यानी 80 S प्रकार का होता है, यानी कि 80 S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है या विद्यमान होता है, उपस्थित होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे लक्षण और भी हैं, गुण और भी हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल ऑप्शनल टाइप का हो जाएगा, उसकी आवश्यकता आपको हमारा ख्याल नहीं पड़ेगी। तो यहीं पर मैं आज अपनी वीडियो रोकता हूं। मेरा ये मानना है, अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर ये वीडियो अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के अगर आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो हमने यही प्रयास किया है कि
जो सिद्धांत हैं, जो साइंस है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आपको बताया और समझाया जाए। अब मैं अपने इस प्रयास में कितना सफल रहा हूँ, ये वीडियो आपके कितने काम का है, अगर आप लोग कमेंट करके हमको अगर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसमें अगर कुछ सुधार की भी गुंजाइश अगर आप बताएंगे हाँ ये किया जाए तो और अच्छा रहेगा, तो आपके सुझाव भी आपसे हम इनवाइट करते हैं, बताइएगा। हम उसको आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम शामिल करेंगे। तो इसी पॉइंट पर, इसी नोट पे, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने बहुमूल्य और कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल के मेरे इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और इसमें जो भी गुण दोष होंगे उनकी समीक्षा करके आप हमको इससे आप अवगत कराएंगे। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं वीडियो यहीं पे रोकता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आपके लिए आगामी जो कमिंग एग्जाम्स उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस।